Security analysis, portfolio management. Subject security analysis, portfolio management. Topic fundamental analysis. फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर leverages financial leverage. Calculate the financial leverage from the following data. Net worth is 25 lakhs. What is net worth? Equity and reserves. Net worth means equity plus reserves, 25 lakhs. Debt equity ratio is 3:1. 3:1. Interest rate 12%. Operating profit 20 lakhs. Operating profit 20 lakhs. Operating profit 20 lakhs. ठीक है. Debt equity ratio is 3:1. Now this 3:1, debt is 3 and equity is 1. इक्विटी का अमाउंट दिया है 25 lakhs, तो आप डेट का अमाउंट निकाल सकते हो. क्रॉस मल्टीप्लाई. डेट और इक्विटी के सामने 3 और 1. डेट इज 3 प्रोपोर्शन एंड 1. तो 25 lakhs इक्विटी है तो डेट कितना होगा? 25 lakhs into 3 क्रॉस मल्टीप्लाई. 75 lakhs डेट कैपिटल. अब इंटरेस्ट का परसेंटेज दिया है 12% इंटरेस्ट ऑन डेट. ये जो इंटरेस्ट रेट दिया है ये किस लिए दिया है? डेट का इंटरेस्ट दिया है, जो हमने लोन लिया है उसी का इंटरेस्ट है. डेट अमाउंट निकाला 75 lakhs क्रॉस मल्टीप्लाई करके. उसके ऊपर 12% इंटरेस्ट इज 9 lakh rupees. You have to pay 9 lakh rupees every year without fail. इनकम स्टेटमेंट में पहले ईबीआईटी आता है, उसमें से ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट को ईबीआईटी लिखते हैं, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स. इस 20 lakhs को माइनस करेंगे 9 lakhs इंटरेस्ट. 20 lakhs minus 9 lakhs, EBT 11 lakhs. EBT 11 lakhs. Financial leverage is equals to EBIT upon EBT. EBIT upon EBT. 20 lakhs divided by 11 lakhs, 1.82 times. 1.82 times. ठीक है. फाइनेंशियल लेवरेज का मतलब क्या होता है? EBIT और EBT में what is the effect of operating profit on EPS? Relationship between EPS and operating profit. All of you note down. Financial leverage is the relationship between EBIT and the earnings available to equity shareholders.
ठीक है, एक बार वापस एक्सप्लेन करती हूँ। नेटवर्थ इक्विटी होता है, इक्विटी 25 lakhs, डेट इक्विटी रेशो दिया है 3:1, यानी 3/4 will be debt and 1/4 will be equity. Interest rate on borrowed fund is 12%. EBIT दिया हुआ है। जब नेटवर्थ दिया हुआ है तो आप डेट को इजीली निकाल सकते हो। अगर 1/4 25 lakhs है तो 3/4 कितना होगा? 75 lakhs. 25 lakhs into 3 and 75 lakhs. 75 lakhs का लोन है, लोन के ऊपर इंटरेस्ट 12%, 9 लाख। 9 लाख इंटरेस्ट आप इस अमाउंट में से माइनस करेंगे EBIT में से, 20 lakhs minus 9 lakhs, EBT 11 lakhs. Financial leverage EBIT upon EBT 20 lakhs divided by 11 lakhs into is equals to 1.82 times. Question number 11. अरे माँ पाना तो खाइए। The ABC Limited has the following balance sheet and income statement. बैलेंस शीट दिया है, देखिए इक्विटी कैपिटल है कंपनी का 8 लाख, 10% डेट है 6 लाख, रिटेन अर्निंग्स 3,50,000, करंट लायबिलिटीज 1,50,000, नेट फिक्स्ड assets 10 lakhs, current assets 9 lakh. Income statement for the year ending 31st March 2015. Sales 3,40,000. Sales 3,40,000. Operating expenses 1,20,000. EBIT 2,20,000. Less interest 60,000. EBT 1,60,000. Taxes less 56,000. Net earnings EAT earning after tax 1,04,000. Determine, अभी ध्यान दो, degree of OL operating leverage, degree of financial leverage and degree of combined leverage at the current sales level. Sales कितना है देखो, 3,40,000 का sales है. If all operating expenses other than depreciation are variable cost, डेप्रिसिएशन को छोड़ के बाकी सारे एक्सपेंसेस ऑपरेटिंग वेरिएबल है. इसने क्यों बताया कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वेरिएबल है? क्योंकि कंट्रीब्यूशन निकालना है हम लोगों को. सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट करेंगे ना, इसमें इंक्लूडिंग है 60,000, तो इसमें से ये माइनस करके बाकी का वो वेरिएबल बन जाएगा. इफ ऑल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अदर देन डेप्रिसिएशन आर वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है, डेप्रिसिएशन को छोड़ के, डेप्रिसिएशन आपकी फिक्स कॉस्ट है जो इंक्लूडेड है इसमें. 1,20,000 में 60,000 माइनस करो, 60,000 वेरिएबल कॉस्ट है और 60,000 फिक्स कॉस्ट है. समझ में आया? 60,000 वेरिएबल है और 60,000 फिक्स कॉस्ट है डेप्रिसिएशन की. टोटल 1,20,000 कॉस्ट. Is it clear? Sales minus variable cost, contribution minus fixed cost. फिक्स कॉस्ट में डेप्रिसिएशन डालना है 60,000. फिर उसके बाद फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे तो EBIT आएगा. सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन आएगा. कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट, डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, EBIT आएगा. लेस इंटरेस्ट, जो भी लोन का इंटरेस्ट है यहाँ पे दिया हुआ है ना, इंटरेस्ट 60,000.
इंटरेस्ट कितना दिया है 60,000, ये इंटरेस्ट ईबीआईटी में से माइनस करेंगे, फिर ईबी टैक्स माइनस करेंगे, ईएटी आएगा। ठीक है, अमाउंट सेम ही आएगा। उसके बाद सेकंड पार्ट दिया है, देखो, इफ टोटल असेट्स रिमेन एट सेम लेवल, असेट्स सेम लेवल पे रहेंगे बट सेल्स इंक्रीज बाय 20%। फर्स्ट ऑप्शन में सेल्स इंक्रीज करना है 20% से। आपको सेल्स कितना था पहले देखो, 3,40,000 था, इसमें 20% प्लस करो, आंसर चैट बॉक्स में लिखो। सेल्स विल इंक्रीज बाय 20% एंड सेल्स विल डिक्रीज बाय 20% दिया हुआ है। देखो यहाँ पे सेल्स विल इंक्रीज, फर्स्ट ऑप्शन में सेल्स विल इंक्रीज बाय 20%, सेकंड ऑप्शन में सेल्स विल डिक्रीज बाय 20%। व्हाट विल बी द अर्निंग्स पर शेयर इन द न्यू सिचुएशन एंड परसेंटेज चेंज इन ईपीएस। मतलब हम लोग को पूरा इनकम स्टेटमेंट बनाना है। इंक्रीज इन ईपी, इंक्रीज इन सेल्स बाय 20%, ये जो 3,40,000 है इसमें 20% प्लस करो, 4,08,000। ओके, सेल्स डिक्रीज करो, अभी डिक्रीज भी करो क्योंकि सेकंड ऑप्शन दिया है डिक्रीज बाय 20%, 2 कॉलम बनाएंगे एक्स्ट्रा। एक एग्जिस्टिंग सिचुएशन 3,40,000, सेल्स इंक्रीज बाय 20%, 4,08,000, सेल्स डिक्रीज बाय 20%, 2,72,000। इसी अमाउंट में 20% प्लस करेंगे और इसी अमाउंट में 20% माइनस करेंगे। ठीक है, जो ये रेड कलर में दिया है ये हमने माइनस किया है। समझ में आया सेल्स को क्यों बढ़ाया, सेल्स को क्यों कम किया? हम लोग को क्या निकालना है, ईपीएस निकालना है। व्हाट विल बी द ईपीएस, यानी सेल्स से लेकर ईबीआईटी तक जाओ, ईबीआईटी के बाद इंटरेस्ट माइनस करो, टैक्स माइनस करो, ईएटी आएगा, ईएटी के बाद नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करना है। अगर प्रेफरेंस डिविडेंड है तो वो देकर, प्रेफरेंस डिविडेंड वैसे तो नहीं है इस सम में, डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स करेंगे 80,000। नंबर ऑफ शेयर्स कितना है यहाँ पे 80,000, कैसे आया 8 lakhs डिवाइड बाय 10। ठीक है, 80,000 नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, ये एग्जिस्टिंग सिचुएशन है, 3,40,000, 60,000 वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन 2,80,000, फिक्स कॉस्ट डेप्रिसिएशन 60,000, ईबीआईटी 2,20,000, इंटरेस्ट लेस करेंगे 60,000। क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, देखो इंटरेस्ट दिया है 60,000, टैक्सेस दिए हैं 56,000, जैसे का है वैसे ही ये पूरा यहाँ पे कॉपी किया है, एग्जिस्टिंग सिचुएशन यहीं से मैंने कॉपी की है। ये पूरा यहाँ पे मैंने सिर्फ बाइफरकेट किया है वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट को, ताकि आगे भी फिक्स कॉस्ट हम सेम लिख पाए। ठीक है, ये जो फिक्स कॉस्ट है ये सेम लिखनी है तीनों साल में, मतलब तीनों कॉलम्स में।
ठीक है, ये सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस किया, फिक्स कॉस्ट माइनस किया, इंटरेस्ट माइनस किया, टैक्स माइनस किया। प्रेफरेंस डिविडेंड इस केस में नहीं है तो 0 लिखेंगे। वेरिएबल कॉस्ट को 20% से इंक्रीज करो, वेरिएबल कॉस्ट को 20% से इंक्रीज किया तो 72,000। वेरिएबल कॉस्ट को 20% से डिक्रीज करो 48,000। ठीक है, अभी माइनस करो, 4,08,000 माइनस 72,000, 3,36,000, 2,72,000 माइनस 48,000, 2,24,000। फिक्स कॉस्ट सेम आएगी, इसको बढ़ाना नहीं है। सेल्स बढ़ेगी तो फिक्स कॉस्ट नहीं बढ़ेगा। फिक्स कॉस्ट इज इररेस्पेक्टिव ऑफ सेल्स, पता है ना, फिक्स कॉस्ट फिक्स्ड ही रहती है, भले सेल्स बढ़े या कम हो। आपका फिक्स कॉस्ट 60,000 ही आएगा डेप्रिसिएशन का। EBIT कैसे निकालेंगे? 3,36,000 माइनस 60,000 माइनस 60,000, 2,76,000, 2,24,000 माइनस 60,000, 1,64,000। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन है। इंटरेस्ट ऑन लोन यहाँ पे देखिए, ये इंटरेस्ट जो है ये भी फिक्स कॉस्ट ही होती है 60,000। ये इंटरेस्ट कैसे आया? यहाँ पे देखिए 10% ऑन लोन, 10% डेट 6 लाख, 6 लाख का 10% 60,000। तो आगे के ईयर्स में, मतलब आगे के एस्टिमेटेड सेल्स में भी 60,000 इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, टैक्सेस माइनस करेंगे 75,600, 36,400। टैक्सेस कैसे आया? 31% दिया हुआ था क्या? आप बताओ, ये टैक्स 56,000 है और EBT 1,60,000 है, तो मैं इसको कैसे निकालूंगी? 56,000 डिवाइड बाय 1,60,000 इंटू 100 कितना आएगा? करके देखो, 35% आ रहा है? आया 35%? जब भी क्वेश्चन में परसेंटेज लिखा हुआ नहीं होता है टैक्स का परसेंट, तो हम लोग कैसे निकालेंगे? टैक्स का अमाउंट लेना है न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में EBT लेना है, टैक्स का अमाउंट और EBT अमाउंट इनटू 100। यानी आगे के कॉलम्स में 35% की टैक्स लगानी है EBT पे। ठीक है, समझ में आया? 35% निकाला, अभी ये 35% यहाँ पे अप्लाई करो। 2,16,000 का 35%, 2,16,000 का 35% 75,600। 1,04,000 का 35% 36,400। TAT 14,04,000, 1,40,400, 67,600। ठीक है, नेट अमाउंट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स 1,04,000। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 80,000 से डिवाइड करना है, EPS आ जाएगा 1.3, 1.755 एंड
0.84। क्वेश्चन में क्या पूछा था? ईपीएस पूछा था, हमने फर्स्ट ईपीएस निकाल लिया है। उसके बाद उन्होंने ऑपरेटिंग लेवरेज, फाइनेंशियल लेवरेज, कंबाइंड लेवरेज, ये तीनों डिटरमाइन करने के लिए बोला है। ओएल का फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। कंट्रीब्यूशन ठीक है, ईबीआईटी कंट्रीब्यूशन न्यूमरेटर, ईबीआईटी डिनोमिनेटर। इजी है, 2,80,000 डिवाइड बाय 2,20,000। आंसर चैट बॉक्स में सबको लिखना है। जो स्टूडेंट्स ऐसे ही पैसिव बैठे हैं, एक्टिव हो जाओ। कंट्रीब्यूशन न्यूमरेटर, ईबीआईटी डिनोमिनेटर, ऑपरेटिंग लेवरेज निकालना है। आंसर मैं नहीं बताऊंगी, आपको ही बताना है। क्या है आंसर? 1.27 फर्स्ट का, हाँ बराबर है। अखिल आहूजा, मानसी दहिया, शिफाली शाह, 1.27 बराबर है। अभी सेकंड ईयर का निकालो, सेकंड कॉलम का निकालो। कंट्रीब्यूशन 3,36,000 अपॉन ईबीआईटी 2,76,000। अखिल आहूजा 1.21, ओके 1.21 आया आपका। ओके, थर्ड ईयर का थर्ड कॉलम का बनाओ। 2,24,000 डिवाइड बाय 1,64,000। वन 1.36, ओके। अभी क्वेश्चन में देखो, उन्होंने बोला है करंट ईयर का खाली, करंट ईयर का उन लोगों को ऑपरेटिंग, फाइनेंशियल और कंबाइंड लेवरेज चाहिए। हमने तीनों का निकाला है, ठीक है। वो प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको तीनों का निकलवाया, लेकिन हम लोगों को सिर्फ करंट लेवल, करंट सेल्स लेवल पे ओएल, एफएल और सीएल निकालने को बोला है। और सेकेंड पार्ट में व्हाट विल बी ईपीएस, ईपीएस तो हमने तीनों सिचुएशंस की निकाल ली, एग्जिस्टिंग और टू न्यू सिचुएशंस, एंड परसेंटेज चेंज इन ईपीएस, ईपीएस में कितना चेंज आया है इसको निकालना है। पहले ईपीएस था 1.755, सॉरी पहले ईपीएस था 1.3, अभी ईपीएस है 1.755। तो कितना डिफरेंस है ईपीएस में? 1.755 माइनस 1.3, 0.455 डिवाइड बाय 1.3 into 100, 35%।
परसेंटेज चेंज इन ईपीएस पहले ईपीएस कितना था और अभी ईपीएस कितना है। Earlier EPS was 1.3, now EPS is 1.755. $1.755 new EPS minus old EPS upon old EPS. पहले न्यू ईपीएस लिखना है, उसके बाद ओल्ड ईपीएस माइनस करना है, डिवाइड करना है ओल्ड ईपीएस से। न्यू ईपीएस 0.845 माइनस ओल्ड ईपीएस 1.3। ओल्ड ये वाला ही लेना है, ये कॉलम का नहीं लेना है। ओल्ड मतलब एग्जिस्टिंग सिचुएशन का लेना है। 1.3 डिवाइड बाय एग्जिस्टिंग ईपीएस। न्यू ईपीएस माइनस एग्जिस्टिंग ईपीएस अपॉन एग्जिस्टिंग ईपीएस इनटू 100 माइनस 35%। ओके, ईपीएस में क्या चेंज आया? 35%। जब आपका सेल्स 20% से बढ़ रहा है तो 35% ईपीएस बढ़ रहा है। जब 20% से सेल्स फॉल हो रहा है तो आपका ईपीएस 35% से फॉल हो रहा है। सो दिस इज कॉल्ड एज लेवरेज। जब सेल्स का इफेक्ट ईपीएस के ऊपर पड़ता है, सेल्स बढ़ता है तो सेल्स कितना बढ़ा? सेल्स 20% से बढ़ा, 20% सेल्स इंक्रीज्ड, ठीक है, कॉमा ईपीएस इंक्रीज बाय 35%. See the effect. This is called as leverage. Effect of sales on the earning per share. 20% sales decrease. अभी sales decrease हुआ तो क्या हुआ? Immediately EPS 35% से decrease हो गया। 35% EPS decrease. Effect of one variable on the another variable. So sales के ऊपर हर चीज डिपेंडेंट है, हमारा अर्निंग सेल्स के ऊपर डिपेंडेंट है, तो फोकस किसके ऊपर होना चाहिए? सेल्स के ऊपर ही होना चाहिए, ठीक है। अर्निंग पर शेयर बाद में की बात है, सेल्स को फोकस करना है। हमारा प्रोडक्ट का क्वालिटी, प्रोडक्ट का इनोवेशन, टेक्निकली उसका प्राइसिंग स्ट्रेटेजी, मार्केटिंग, इन सब पे फोकस करना है, तभी जाके हमारा सेल्स बढ़ेगा। उसके वजह से हमारे ईपीएस में इफेक्ट दिखाई देगा। इसमें देखिए सेल्स में इफेक्ट 20% का इफेक्ट 35%, सीधा यहाँ पे आप देख रहे हो 15% ज्यादा इफेक्ट आ रहा है। So this is called as effect of sales on EPS. This is called as percentage change in EPS. Okay. लास्ट में हमने कंबाइंड लेवरेज निकालना है। कंबाइंड लेवरेज में जो OL का आंसर आया है, OL के आंसर को FL के आंसर से मल्टीप्लाई करना है। OL के आंसर को FL के आंसर से दोनों को मल्टीप्लाई करो। 1.27 इंटू 1.375, आंसर इज 1.746 times combined leverage. Okay. उन्होंने सिर्फ करंट लेवल का, करंट ईयर का ही, एग्जिस्टिंग सिचुएशन का OL, FL और CL पूछा है, और बाकी के न्यू EPS का परसेंटेज चेंज इन EPS दोनों का पूछा था। तो हमने परसेंटेज चेंज इन EPS दोनों साल का निकाल के दिया।
इसमें से क्या पता चलता है कि जब सेल्स बढ़ता है 20% से तो हमारा ईपीएस 35% से बढ़ जाता है। जब सेल्स 20% से डिक्रीज होता है तो हमारा ईपीएस 35% से डिक्रीज हो जाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं लेवरेज। ओके